Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I will discuss Ind AS 36 in detail. ओके तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ जिससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको ये प्रैक्टिकली हो और फिर उसके बाद आप इसके रेस्पेक्ट में कोई भी सम्स जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेबिलिटी। एज वी नो इंड एस 36 क्या बात करता है, ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। एसेट्स के इम्पेयरमेंट की बात होता है और ये कौन कौन से एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस किस एसेट के इम्पेयरमेंट की बात करता है, तब उसके बाद फिर हम लोग को प्रोविजन ये समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है हम चीज़ों को समझेंगे। तो इंड एस जो है ये 4 एसेट के इम्पेयरमेंट की बात करता है। एक एसेट जो इंड एस 16 के हिसाब से, तो इंड एस 16 किसके बारे में बात करता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके इम्पेयरमेंट की बात करता है। और एक इंड एस 38, इंड एस 38 इज अबाउट इंटेंजिबल एसेट, तो ये इंटेंजिबल एसेट के इम्पेयरमेंट की बात करता है। उसके बाद इंड एस 40 किसके बारे में बात करते हैं? 40 बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, के इम्पेयरमेंट के बारे में 36 बोलेगा। उसके बाद गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। एज वी नो कि हम लोग जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है उसको हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते। हम लोग जो गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि एज पर इंड एस जो 103 जो गुडविल एक्वायर्ड होती है तो उसके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो उसके इम्पेयरमेंट की ये बात करेगा। ठीक है, ये हो गई एप्लीकेबिलिटी की बात। अब हम लोग ये जानेंगे कि इम्पेयरमेंट को हम लोग को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो करनी है वो कब कब करनी है, क्या डेली करनी है, क्या एनुअली करनी है, कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एज वी नो कि हम लोग गुडविल का क्या करते हैं, गुडविल की कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होती है जस्ट लाइक अदर इंटेंजिबल एसेट्स। और इस गुडविल को जो है हम लोग क्या करते हैं, इंड एस वाले जब होते हैं डिवीजन 2 में हम लोग उसको सेपरेटली दिखाते हैं। तो गुडविल की केवल क्या होती है, वो इम्पेयरमेंट होती है। तो अब जो गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम लोग कब करते हैं? एनुअली। ठीक है, गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली होती है। और बाकी सब एसेट्स की, तो अगर गुडविल की एनुअली होती है तो फिर आप लोगों को आएगा कि सवाल कि बाकी सब एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब होगी? जब इंडिकेशन मिले। इंडिकेशन, फिर बोलेंगे कैसा इंडिकेशन? इंडिकेशन कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया जिसके कारण क्या हो गया, एसेट का वैल्यू घट गया। वन थिंग शुड बी क्लियर कि इम्पेयरमेंट जो है एसेट्स में वैल्यू घटने की बात करता है, बढ़ने की बात नहीं करता है। तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या कोई लीगल चेंजेस, ठीक है, लीगल या लॉ या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस आ गया, या फिर फिजिकली एसेट क्या हो गया, डैमेज। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं वापस रिकॉल करवा दे रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग गुडविल की जो होती है, जो कि एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसकी एनुअली करते हैं। और बाकी सब एसेट की जब इंडिकेशन मिले, इंडिकेशन क्या, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस और ड्यू टू फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग की। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट अब कैसे समझेंगे कि इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं। तो उसके लिए उसको हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। जब एसेट मतलब समझ गए होंगे वो चार, जो भी चार एस पर 16, 38, 40 और 103 के हिसाब से जो एसेट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन रिकवरेबल वैल्यू। जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तब क्या होगी, इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट होगी तो ये कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है एसेट के, उसके डेप्रिसिएशन। ठीक है, टिल डेट तक जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो होता है कैरिंग अमाउंट टिल डेट। अब रिकवरेबल को जो है हम लोग सेपरेटली समझेंगे। पहले ये वाला समझते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा? सिंपल है, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल वैल्यू, ये होगा इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, अब इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री क्या होती है, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। करेक्ट, टू एसेट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बोला क्या करता है, ये एसेट की वैल्यू को घटा देता है। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएल डेबिट to impairment loss. Any balance in OCI due to devaluation gain in respect of asset, then in that case we need to first adjust that. Okay, तब उस केस में एंट्री क्या हो जाती है, OCI डेबिट हो जाती है यहाँ पे, फिर PL डेबिट होता, फिर इम्पेयरमेंट लॉस होता। ठीक है, तो मतलब उतने हद तक जितना OCI में क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको पहले डेबिट करके खत्म करेंगे, उसके बाद फिर PL में बुक करेंगे लॉस, उसके बाद फिर इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, उसके बाद वंस ये इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो गया, ये तो मैंने बीच में जर्नल एंट्री की बात बताई। अब ये इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो गया, इसके बाद हम लोग को अगर रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालना पड़े तो क्या आएगा,
जो कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस था उसमें से क्या कर देंगे, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे, सिंपल। तब क्या हो जाएगा, मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन जो सब्सिक्वेंटली चार्ज होगा वो कैसे चार्ज होगा, जितना रिमेनिंग लाइफ मेरे पास बचा हुआ है, सपोज 7 ईयर्स, और मेरा सपोज रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आया, 8,000। तो अब डेप्रिसिएशन मेरा सब्सिक्वेंट, अगर डेप्रिसिएशन का बात करें तो कितना आ जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाई 7। तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये रिकवरेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिकवरेबल जो वैल्यू होती है, रिकवरेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उसको हम लोग लेते हैं हायर ऑफ किसका, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज़। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है, ये इंडेक्स 113, तो एज पर इंडेक्स 113 हम लोग फेयर वैल्यू क्या बात करता था, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जो कि मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, तो उसमें जो है उसके हिसाब से हम लोग फेयर वैल्यू को मेजर करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू में जो होता है हम लोग सेल प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। कॉस्ट टू सेल जो होता है अलग से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब क्या हो गया, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे किसी भी तरीके का कोई लीगल फीस, कोई डिसमेंटलिंग का खर्चा। ठीक है, तो ये सब जो है वो माइनस हो जाएगा, तो फिर मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। अब वैल्यू इन यूज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो एसेट है वो इंडिपेंडेंटली जो है फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, वो कंसेप्ट होता है वैल्यू इन यूज़ मतलब क्या हो गया, एसेट को यूज़ करके कितना कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली जनरेट हो सकता है, उसको बोलते हैं वैल्यू, कितना वैल्यू जनरेट हो सकता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, पीवी करते हैं। क्योंकि हमको आज का देखना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीवी करके आज के वैल्यू में लाते हैं प्रेजेंट वैल्यू। टैक्स होता है या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है जो है उसको कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे। तो अब सिंस हम लोग टैक्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो ये इसके जब हम लोग डिस्काउंटिंग जो रेट यूज़ करेंगे फॉर पीवी, तो इन दैट केस हम लोग डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेंगे, वो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, बिकॉज हम लोग का वो कैश फ्लो में भी हम लोग टैक्स वाला नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वो भी प्री टैक्स होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। अब हम लोग ये देखेंगे कि सपोज ऐसा हो सकता है कि रिकवरेबल अमाउंट में हम लोग क्या बोला मैंने कि ये दोनों का हायर लेना है। ठीक है, सपोज ऐसा है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल वैल्यू इन यूज़ है, तो हम लोग क्या वैल्यू इन यूज़ को रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर कर सकते हैं, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, सपोज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है बट वैल्यू इन यूज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कितना कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट होने वाला है वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिकवरेबल अमाउंट कह सकते हैं, नो। ठीक है, हम लोग वैल्यू इन यूज़ जो है एसेट जो कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा ना कि रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो वही अगर नहीं है तो उस केस में हम लोग केवल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिकवरेबल अमाउंट नहीं कंसिडर कर सकते। तो उस केस में हम लोग फिर अब बात आएगा, अगर रिकवरेबल अमाउंट ही नहीं है तो इम्पेयरमेंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग को इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो सीजीयू में करना पड़ेगा। अब सीजीयू कंसेप्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। वो वाले कंसेप्ट में मैंने आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, उसका एक सेपरेट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगी। तो उसकी जो इम्पेयरमेंट होगी कौन से एसेट के, जिसके रिस्पेक्ट में जो है वैल्यू इन यूज़ नहीं है बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो उस केस में हम लोग उसको रिकवरेबल अमाउंट नहीं मान सकते। उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो होगी, इम्पेयरमेंट लॉस, वो अलग से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो ये जो मैंने अभी जितना भी डिस्कस किया, ये किसके रेस्पेक्ट में डिस्कस किया मैंने, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉग्निशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ऑफ कोर्स ऑफ इंडिविजुअल एसेट। ठीक है, रिवर्सल की बात तभी आएगी जब इम्पेयरमेंट लॉस पहले बुक हो चुका हो। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस पहले बुक हो चुका है, अब उसके जब रिवर्सल तब उसके बाद क्या होगा, रिवर्सल का स्टोरी होगा। अब रिवर्सल कब हो सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे, जब कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा रिकवरेबल अमाउंट हो। ठीक है, तब आता है रिवर्सल का बात। अब रिवर्सल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने ये निकालेंगे कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल, उस एसेट की। ठीक है, रिवर्सल जिस दिन होना है, ठीक है, रिवर्सल जिस दिन होना है मतलब क्या, जब रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उस दिन कैरिंग अमाउंट क्या है। ठीक है,
उसके बाद अपने निकालेंगे कि कितना कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सल क्या कैरिंग अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अपने निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल क्या कैरिंग अमाउंट एसेट की होना चाहिए और क्या आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट शो होना चाहिए। अब सवाल आएगा कि ये कैसे पता चलेगा आफ्टर रिवर्सल क्या शो होना चाहिए। उसको हम लोग लेंगे लोअर ऑफ क्या, रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल। ओके, रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल यानी ये वाला। उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ इम्पेयरमेंट नेवर बीन डन। इसका मतलब क्या हो गया कि इस यहाँ पे हमको ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल यानी आज सपोज रिवर्सल हो रहा है तो आज के दिन कैरिंग अमाउंट एसेट का क्या होता अगर पहले कभी इंपेयरमेंट लॉस बुक ही ना करते। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसेट का जितना पहले ओरिजिनल कॉस्ट था उसको आज तक का डेप्रिसिएशन लगा दो और कैरिंग अमाउंट तक पहुंच जाओ। मतलब ये समझ लो कि इंपेयरमेंट पहले कभी बुक हुआ ही नहीं था। ठीक है, वो वाली कैरिंग अमाउंट निकालनी है अपने को। तो आफ्टर रिवर्सल में हम लोग लोअर क्या लेते हैं, ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एंड कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ इंपेयरमेंट नेवर बीन डन। ठीक है, तो इस दोनों के लोअर जो होता है उसी को हम लोग कैरिंग अमाउंट जो है आफ्टर रिवर्सल शो करने वाले हैं। करेक्ट। तो ये सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल जो है वो आया है 8000 सपोज। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट जो है आफ्टर रिवर्सल आया है 10,000। ठीक है, तो आफ्टर रिवर्सल इतना है बिफोर यहाँ पे और रिवर्सल के पहले तक में इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम यहाँ से क्या रिवर्सल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि रिवर्सल कितना हुआ, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पर कितना हुआ 10,000 माइनस 8,000 विच इज 2,000। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो गया, इससे हम लोग रिवर्सल कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो अगर हमको अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना पड़े आफ्टर रिवर्सल, वो क्या आएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल जो कि 10,000 ही आने वाला है क्योंकि रिवर्सल के टाइम 8,000 था, अपने रिवर्स कर दिए कितना 2,000 रिवर्स कर दिए। मतलब क्या हुआ, इंपेयरमेंट लॉस जो था उसको रिवर्स कर दिए तो यानी कि बढ़ा दिए, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट रिवर्सल का। अब हम लोग बात करेंगे इसके जर्नल एंट्री की। एक बार अगर इंपेयरमेंट लॉस समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उसकी रिवर्सल समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसकी रिवर्सल की अगर अपने जर्नल एंट्री बात करेंगे तो क्या होगी, उल्टी जर्नल एंट्री होगी। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, कितना किए थे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 2,000। अब ये इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, ठीक है, डेबिट 2,000। अब देखिए अगर हम लोग पहले OCI को एडजस्ट किए थे, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस करके पहले OCI को हम लोग ये किए थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले OCI को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अप टू इंपेयरमेंट लॉस जितना रिकॉग्नाइज किए थे पहले अर्लियर ईयर में, जितना इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किए थे OCI में, तो सबसे पहले क्या करेंगे OCI को क्रेडिट करेंगे उतने से। ठीक है, उसके बाद बाकी का क्या करेंगे PL में क्रेडिट करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस टू OCI टू PL। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना आफ्टर रिवर्सल वो बता दिया। कितना कैरिंग अमाउंट रिवर्सल के टाइम था उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए रिवर्सल। अब सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन फिर कैसे कैलकुलेट होगा, वो सेम प्रोसेस है। जितना रिवाइज कैरिंग अमाउंट आया उसको रिमेनिंग लाइफ के से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, पर एनम मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में क्या क्या अभी तक में डिस्कस किया, मैंने इसमें इंडिविजुअल एसेट के इंपेयरमेंट लॉस की रिकॉग्निशन प्लस रिवर्सल की रिकॉग्निशन की बात करी है। ठीक है, उसके काउंटिंग, उसकी जर्नल एंट्री और बेसिक कंसेप्ट इंपेयरमेंट लॉस का डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 2 होगा जिसमें मैं इंपेयरमेंट लॉस के जो CGU में, ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट में जो इंपेयरमेंट लॉस है उसकी कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसकी रिवर्सल को कैसे काउंटिंग करनी है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।